नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे वीर बाबा ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के बारे में। रणवीर सेना सुप्रीमो, भूमिहार और स्वर्ण समाज रक्षक ब्रह्मेश्वर सिंह मुखिया जी के शहीद दिवस पर उनको सत सत नमन। और आज हम जानेंगे उनके किए गए कार्यों के बारे में। जय बाबा ब्रह्मेश्वर। बिहार में 1990 के दशक और वर्तमान सरकार के उप मुख्यमंत्री जी के पिताजी लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में कॉमरेड लाल सलाम और भूरा बाल साफ करो ऐसे ही नारों के साथ किसानों के हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया गया था और वहां पर गाड़ दिया गया लाल झंडा। लेकिन हर अत्याचार का एक अंत होता है और उस अत्याचार को अंत करने के लिए आगे आए बाबा ब्रह्मेश्वर सिंह मुखिया जी। मुखिया जी का जन्म बिहार में आरा जिला के खोपिरा नामक गांव में भूमिहार परिवार में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल में हुई थी। बाद में मैट्रिक करने के बाद जैन कॉलेज आरा से इंटर की परीक्षा पास की। फिर अप्रैल 1971 में ही अपने पंचायत का मुखिया बन गए। मुखिया बनने के बाद पढ़ाई छूट गई और पूरी तरह समाज के प्रति समर्पित हो गए। मुखिया जी कहते थे कि बचपन में ही मुखिया बन गया था, लेकिन फिर भी मैं इस समय की धूर्त राजनीति को नहीं मानता। राजनीति का मतलब ही धूर्तता है। मुखिया जी ने जेपी आंदोलन में भी अपना वैचारिक समर्थन दिया था, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और बिहार में वह हुआ जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। 1990 की शुरुआत होते ही बिहार में मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हुए लालू प्रसाद यादव, और जहां से शुरू होती है कहानी बिहार के दुर्भाग्य की। लालू यादव के मुख्यमंत्री बनते ही बिहार में इस प्रकार का माहौल बनते चला गया कि लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए। स्वयं लालू प्रसाद यादव ने नारा दिया, भूरा बाल साफ करो, यानी कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला को खत्म कर दो। जातीय संघर्ष का दौर शुरू हो चुका था। उत्तर बिहार में अगड़ी जातियों के बाहुबलियों ने मोर्चा संभाला, जिसमें आनंद मोहन सिंह, अशोक सम्राट, छोटन शुक्ला, सूरजभान सिंह और अनंत सिंह जैसे लोग थे। जातीय संघर्ष इतना आगे बढ़ चुका था कि माओवादियों द्वारा, जिन्हें आप नक्सलाइट बोल सकते हैं, उन्होंने हजारों एकड़ जमीन पर लाल झंडा गाड़ दिया था। इसका मतलब था कि अब खेती नहीं होगा, और यह खेत अगड़ी जातियों के किसानों के हाथ में नहीं रहा, साथ में साथ सारे खेत बंजर हो रहे थे। सरेआम अगड़ी जाति के बहु बेटियों के इज्जत के साथ खेला जाने लगा। जनेऊ देखकर मार पीट किया जाता था और हत्या किया जाता था। अगड़ी जाति के महिलाएं घर से बाहर निकलना बंद कर दी। लड़कियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। किसानों ने खेती करना छोड़ दिया। वक्त ऐसा आ गया कि शाम के 5 बजे के बाद पूरे बिहार में कोई डर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि पता नहीं होता कब किसके साथ लूटपाट हो जाए, कब किसकी हत्या हो जाए। अगड़ी जाति की हत्याएं आम हो चुकी थी और खास करके टारगेट करके मारा जाता था भूमिहार और ब्राह्मणों को। सभी लोग इतने परेशान हो चुके थे और सबको छुटकारा चाहिए था, लेकिन आगे आएगा कौन? तभी रणवीर बाबा आगे आए और उन्होंने कहा कि मेरा सारा जमीन बेचकर एक ऐसे सेना का निर्माण करो जिससे अपने लोगों की रक्षा की जा सके और किसानों के हित में बात करें। रणवीर बाबा ने अपना सारा संपत्ति बेचकर मुखिया जी को दिया और इन्होंने कहा कि एक सेना का निर्माण होना चाहिए। पैसे का व्यवस्था हो चुका था, अब चाहिए था संगठन में जुड़ने के लिए लोग। मुखिया जी भूमिहारों के घर घर गए और सबसे उनका एक बेटा मांगा अपने समाज के लिए। लोग नक्सलवादियों द्वारा इतना प्रताड़ित हो चुके थे कि सभी ने खुशी खुशी अपने परिवार से एक एक बेटा दे दिया। जिनके पास सिर्फ एक बेटा था, मुखिया जी ने उनका बेटा नहीं लिया, क्योंकि मुखिया जी का कहना था कि जिसके पास एक बेटा है, अगर उसको कुछ भी हो जाता है तो उसके माता पिता, उसके परिवार का ध्यान कौन रखेगा। भले ही परिवार वालों ने कितना भी प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कभी इस बात पे राजी नहीं हुए कि हम एक बेटा वाले परिवार से बेटा लेंगे। संगठन का नाम रखा गया रणवीर किसान संघ। लेकिन जब हमने मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया और उनके छाती पर चढ़कर बुलेट दागे गए, उसके बाद इन्हीं नक्सलियों द्वारा नाम दिया गया रणवीर सेना। और नक्सली अक्सर प्यार से इन्हें कसाई भी कहते थे। शुरू में तो सिर्फ वह लोग जुड़े जिनके पास लाइसेंसी हथियार थे, लेकिन धीरे धीरे अत्याधुनिक हथियारों का पूरा जखीरा खड़ा हो गया। रणवीर सेना ने खुलेआम ऐलान कर रखा था, तुम हमारे एक मारोगे, हम तुम्हारे 10 मारेंगे। रणवीर सेना बनने के बाद शुरू हुआ बदले का दौर। नक्सली 10 मारते थे तो रणवीर सेना 50 मारते थे। नक्सली 30 मारते थे तो रणवीर सेना 70 मारते थे। रणवीर सेना के निर्माण के साथ ही शुरू हुआ बदले की कार्रवाई
और नरसंहार का वह दौर जिसके याद करके आज भी आत्मा कांप उठती है। पहला नरसंहार हुआ सरथुआ गांव में, जहां एक साथ 5 दलित समाज के लोगों की हत्या कर दी गई। बाद में तो नरसंहारों का सिलसिला चलता गया। बिहार सरकार ने सवर्णों की इस सेना को तत्काल प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन हिंसक गतिविधियां जारी रही। एक तरफ भाकपा माले नक्सली का दस्ता खून बहाता रहा, तो प्रतिशोध में रणवीर सेना ने भी खून की होली खेलती रही। गया जिले के टिकारी प्रखंड के 12 गांव में भाकपा माओवादियों नक्सली संगठन ने किरानी यादव के नेतृत्व में नरेश पासवान और युगल मोची के नक्सलियों के साथ मिलकर भूमिहार ब्राह्मण जाति के लोगों को गला रेत कर हत्या दिया, जिसमें कि 35 लोगों की हत्याएं हुई थी। बदले में शंकर बिघा में 23 और नारायणपुर में 11 दलितों की हत्या कर दी गई। भोजपुर जिले के बथनी टोला में गांव में दलित, मुस्लिम और पिछड़ी जाति के 22 लोगों की हत्या कर दी गई। आरोप रणवीर सेना पर लगा, क्योंकि इसका प्रतिकार होना तय था। 18 मार्च 1999 की रात जहानाबाद के सेनारी गांव को नक्सलियों द्वारा घेर लिया गया। सभी को हथियारों के बल पे एक पोखरा के किनारे लाया गया और वहां पर भूमिहार जाति के 34 लोगों को गला रेत कर हत्या कर दी गई। बदला लेना तय था। सही वक्त का इंतजार किया जा रहा था। वह समय आ गया। जहानाबाद के लक्ष्मणपुर बाथे गांव को घेर लिया गया और 61 दलितों की हत्या कर दी गई, जो जहां पर मिले, जिस अवस्था में मिले, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, सबको गोली मार दिया गया। इसका आरोप भी रणवीर सेना पर लगा। इतना के बाद भी जातीय संघर्ष नहीं थमा और एक विशेष जाति के लोग जो कुछ ज्यादा उछल कूद मचा रहे थे, अब बारी उनकी थी। घटना मियाँपुर नाम के गांव में हुई थी, जिससे पूरा बिहार सरकार और लालू यादव हिल गया और अंतरराष्ट्रीय खबर बना। मियाँपुर अरवल गया और औरंगाबाद जिले के बॉर्डर पर है। 23 साल पहले जो हुआ उसे याद करके आज भी कुछ लोगों का रूह कांप उठता है। यहाँ पर यादव जाति के 34 लोगों की हत्या की गई और आरोप लगा भूमिहारों की प्राइवेट डिफेंस आर्मी रणवीर सेना पर। नरसंहार का प्रतिबंधित चेहरा है देवतिया यादव। बाई गाल में नरसंहार के वक्त गोली लगी थी। पहले गोली से वह बच गए थे, दूसरी गोली ने उनके हाथ की एक अंगुली काट दी और गाल में छेद कर दी गई। यह छेद आज भी कायम है और उसके भोजन पानी खाने के समय उनके गालों से वो रिश्ता है। सीता यादव का बेटा मारा गया था। पूछती है कि कौन कमा कर खिलाएगा। बताती है पति मोदी लाल यादव पुत्र के शोक में बीमार पड़ गए और अंततः उनकी जान चली गई। नई नई पुतोह आई थी, उसका क्या हुआ? सीता यादव बोली किसके सहारे रहती, मायके चली गई। आंधी यादव का भाई समेत 4 सगे संबंधी इस नरसंहार में मारे गए। कहा हमको अपना लूटा, सरकार हमारी थी और जितने वादे किए गए उससे पूरा नहीं किया गया। इस नरसंहार के बाद नरसंहारों का दौर लगभग थम चुका था, क्योंकि बिहार के लोग बताते हैं इस बार वहां चोट किया गया जहां पर चोट करना बहुत ही पहले जरूरी हो गया था। धीरे धीरे समय बीतता गया और बिहार के लोग भी जान चुके थे कि लालू यादव की सरकार फेल हो चुकी है और कहीं न कहीं नक्सलवादियों को बिहार सरकार का संरक्षण प्राप्त था। इसलिए पूरे बिहार की जनता एक होकर लालू यादव की सरकार को उखाड़ फेंकी और उसके बाद यहाँ पर सरकार बना नीतीश कुमार और भाजपा की। भाजपा और नीतीश कुमार के सरकार बनने के बाद नरसंहार का दौर खत्म हो चुका था। गुंडे अपराधियों को चुन चुन कर जेल में डाला गया। कुछ का एनकाउंटर भी हुआ। उसी दौर में मुखिया जी की गिरफ्तारी भी हुई और जेल से निकलने के बाद उनकी अज्ञात अपराधियों द्वारा अंधाधुंध गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद पूरा पटना जल उठा। मुखिया जी के हत्याकांड के बाद क्या दौर रहा, उस पे हम जानते हैं कि बिहार में भाजपा की मदद से नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जो भी गुंडे और बदमाश थे उनमें से कुछ का एनकाउंटर हुआ, कुछ जेल भेज दिए गए और कुछ बिहार छोड़कर भाग गए। जिनके मन में गुंडा बनने का ख्याल था वो ख्याल अपने मन में रहकर भैंस और गोबर में व्यस्त हो गए। मतलब साफ था कि 1990 से लेकर 2005 तक जो नरसंहार का दौर चला उससे बिहार को छुटकारा मिल गया और धीरे धीरे बिहार विकास की पटरी पर आगे बढ़ रहा था। नीतीश कुमार का सरकार बनने से पहले मुखिया जी की गिरफ्तारी 19 अगस्त 2002 को पटना के एग्जीबिशन रोड में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तब जाकर लोगों को पता चला कि 6 फुट से भी ज्यादा लंबे ब्रह्मेश्वर मुखिया कैसे दिखते हैं। 9 साल जेल की सजा काटने के बाद 8 जुलाई 2011 को उनकी रिहाई हुई।
277 लोगों की हत्या से संबंधित 22 अलग अलग नरसंहार में इन्हें अभियुक्त माना जाता था। इनमें 16 मामलों में उनके साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया, बाकी 6 मामलों में जमानत पर थे। जब वह जेल से छूटे तो उन्होंने 5 मई 2012 को अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन के नाम से संस्था बनाई और कहते थे कि वो किसानों के हित की लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। मुखिया जी का कहना था कि उन्होंने किसानों के बचाने के लिए संगठन बनाया था, लेकिन सरकार ने उन्हें निजी सेना चलाने वाला कहकर और उग्रवादी घोषित करके प्रताड़ित किया। कुछ लोग बताते हैं कि जब मुखिया जी ने किसान संगठन का निर्माण किया, जेल से छूटने के बाद तत्कालीन सत्तारूढ़ दल ने उन्हें बोला कि आपको संगठन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जहां से कहेंगे वहां से आपको चुनाव लड़ने के लिए सीट दे दिया जाएगा। लेकिन अपने स्वभाव के अनुसार मुखिया जी ने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि राजनीति में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वो किसानों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जिसके चलते जो सरकार में बैठे थे, जो सत्ता में बैठे थे, कुछ लोग नाराज थे। 1 जून 2012 की सुबह भोजपुर जिले के खोपीरा गांव के रहने वाले 65 वर्षीय बुजुर्ग ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की शहर के कतीरा इलाके में अपने आवास के बाहर सुबह के सैर पर निकलने वक्त इसी दौरान अज्ञात हथियारबंद अपराधियों ने उन्हें अंधाधुंध गोलियां मारी। इस हत्याकांड के बाद भोजपुर से लेकर पटना तक सुलग गया। हाल ये हो गया कि आरा शहर पुलिस के हाथ से निकलता दिख रहा था। बिहार के ज्यादातर जिला जल रहा था। मुखिया जी के समर्थकों ने सारा शहर और कानून अपने हाथ में ले लिया था। कई सरकारी गाड़ियां भी फूंक दी गई थी। आखिर 2 जून की दोपहर को भोजपुर से मुखिया जी का शव दाह संस्कार के लिए पटना निकाला। जैसे जैसे शव यात्रा आगे बढ़ रहा था, लोग जुड़ते जा रहे थे। पटना पहुंचते पहुंचते हजारों गाड़ियों का काफिला, लाखों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। लेकिन भोजपुर की सीमा पार करते ही पटना से सटे बेटा में बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी ठाकुर और पूर्व विधायक रामाधार शर्मा का स्कॉर्पियो दिख गया। उसके बाद तो भीड़ बुरी तरह से भड़क गई और सांसद और विधायक दोनों वहां से जान बचाकर भागे। उसके बाद पटना के सगुना मोड़ से लेकर बांस घाट तक मुखिया जी के समर्थकों ने तांडव मचा दिया। पूरी बिहार पुलिस उस वक्त बेबस हो चुकी थी। स्टेशन से लेकर सर्किट हाउस तक आग के हवाले कर दिया गया। हालात ऐसे थे कि आरा में भीड़ ने तत्कालीन डीजीपी अभ्यानंद पर भी हमला बोल दिया था और उन पर हाथ तक उठा दिया था। उस दिन आरा में लोगों के गुस्से का शिकार सांसद, विधायक से लेकर पुलिस और मीडिया तक वाले बने। बिहार में रहने वाले लोग बताते हैं कि स्वयं नीतीश कुमार 3 दिनों तक अंडरग्राउंड थे और किसी को मालूम नहीं था कि नीतीश कुमार कहाँ गायब थे। उस वक्त माहौल ऐसा था कि पूरा पटना रणवीर सेना सुप्रीमो मुखिया जी के समर्थकों द्वारा बंधक बना लिया गया था। पुलिस प्रशासन तक की हिम्मत नहीं थी कि किसी को छूने की। लेकिन धीरे धीरे सब यात्रा घाट तक पहुंची और फिर मुखिया जी का अंतिम संस्कार हुआ। कुछ लोग बताते हैं कि हत्या कुछ नेताओं के इशारे पर हुआ था। वहां पर कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हत्या रणवीर सेना के आपसी कलह की वजह से था। कारण जो भी हो, मगर आज तक पता नहीं लग पाया है। इस हत्याकांड में बाहुबली विधायक सुनील पांडे और उनके भाई हुलास पांडे का भी नाम आया था, लेकिन सबूतों के अभाव पे उस वक्त के जदयू विधायक सुनील पांडे और भाजपा विधायक संजय सिंह टाइगर भी शव यात्रा में शामिल होने लगे। लेकिन आक्रोशित भीड़ ने इन पर हाथ साफ कर दिया और वहां से उनको वापसी का रास्ता दिखा दिया। उन्हें भगा दिया गया वहां से। सीबीआई आज तक जांच कर रही है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज भी अपराधियों पर 10 लाख का इनाम रखा गया, लेकिन आज तक बाबा ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की हत्या किसने की, इसका राज नहीं खुल पाया है। ये थी वीर बाबा ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की कहानी। जय बाबा ब्रह्मेश्वर, जय बाबा परशुराम, जय श्री राम।